डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 हिंदी इलेक्टिव का। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 सॉल्व करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है एक गद्यांश है। इस गद्यांश को आपको पहले, हमेशा मैं बोलता हूँ कि गद्यांश को पढ़िए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो गद्यांश को हमेशा पढ़ने की आदत डालिए। कुछ समय नहीं लगता है, बस एक नज़र मारना होता है। तो इसको नज़र मार के एक बार देख लीजिए, इसके बाद में इसके प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर गद्यांश आप पढ़ोगे नहीं, तो मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगा। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स केवल रटने के लिए नहीं करना है, आपको समझने के लिए करना है। तो यहाँ पर समझने के लिए तभी हो सकता है जब आप इस गद्यांश को पढ़ लो। पहला क्वेश्चन पूछा गया, धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है? तो आंसर हो जाएगा विनाश की ओर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, धन लिप्सा रूपी सागर के तल की कोई था नहीं होती। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम समाज की चिंता किए बिना ही कर देते हैं? तो वो कैसे व्यक्ति होते हैं? तो वो व्यक्ति होते हैं धन की उत्कर्ष कामना से ग्रसित व्यक्ति। यानी कि उनको धन की इतनी मतलब वो होती है कि वो कुछ नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे नुकसान किसका होगा, बस वो अपना फ़ायदा देखते हैं, और यही वो व्यक्ति हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, धन लोलुपो को समाज कैसी दृष्टि से देखता है? लोलुपो मतलब होता है जो, मतलब उसके लिए बिल्कुल लालायित होते हैं, उस तरह के इंसान जो होते हैं ना वो। तो उसको देखते हैं ये हे दृष्टि से। हे दृष्टि मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताना है आपको। तो गद्यांश पढ़ने के बाद आपको लगा होगा दल लिप्सा का परिणाम जो है, इस तरह का आपको शीर्षक इसका सुटेबल रहेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आपको पद पढ़ना है। छोटा सा एक पद दिया गया है, यानी कि कविता का पार्ट, छोटा सा पार्ट दिया गया है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद में आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर, और चलिए स्टार्ट करते हैं छठे क्वेश्चन से। देश किसके बीहड़ वन में भटक गया है? तो आप जो है देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई देगा कि राजनीतिक दल के बीहड़ वन में भटक गया। तो यहाँ पर जो है आपका राजनीतिक दल हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछेगा मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है? तो भविष्य की चिंता के कारण जो है मन में हमेशा संशय उत्पन्न होता है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? तो यहाँ पर राष्ट्र का जो आशय पूछा गया है वो है एकजुट देश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संशय शब्द का अर्थ क्या है? तो संशय शब्द का होता है संदेह। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपके हिसाब से क्या होगा? तो इसका होगा देश और नेता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 जो क्वेश्चन है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो खोज परक पत्रकारिता जो है स्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो पत्रकारिता के विकास में जो है जिज्ञासा जो है हमेशा सक्रिय रहता है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट 13 नंबर, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई आपको अच्छी तरह से पता है ये क्या है। तो पीटीआई जो है आपका, समझाने वाली बात यह है कि ये एक समाचार एजेंसी है, और बहुत पुरानी समाचार एजेंसी है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, इसमें रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। रिपोर्ट जब भी लिखा जाता है जब वो तथ्य या सच्ची घटना पर आधारित हो। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य जो है सूचना देना और शिक्षित करना, यही उसका कार्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा? जब हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं तो कौन सा हम बोलते हैं? महोदय लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां जो क्वेश्चन है, निबंध लेखन में खालिस्तान विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो निबंध लेखन में जो है मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद में है, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो सभी को पता है निबंध का अंतिम भाग जो है निष्कर्ष, या उसको हम क्या बोलते हैं, एक और जो है हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो निष्कर्ष बोल सकते हैं। और एक और वर्ड हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, निष्कर्ष तो इसका आंसर है ही, साथ में आप भी जानते हैं उपसंहार, है ना? तो निष्कर्ष या उपसंहार।
18वें क्वेश्चन के बाद में 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित को पढ़ने के बाद काव्यांश को 24 से लेकर 26 तक के प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। ये काव्यांश है आपके सामने छोटा सा, और इसको पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस काव्यांश से प्रस्तुत प्रश्न जो है यहाँ पर 19 नंबर, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो आंसर हो जाएगा संध्या के बाद से ली गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो कैसी व्यवस्था की स्थापना कराई गई है? तो इसमें है साम्यवादी। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसको देखिए। शहरी बनियों के समान किसके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो कौन सा आंसर सूटेबल लगेगा आपको? तो गांव के दुकानदार की बात हुई है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 22 नंबर पे, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन पे, महादेवी वर्मा को अपनी किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उन्होंने जब यामा लिखा था तब। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसमें दी गई है प्रेरणा कठिनाइयों से जूझने की, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो देखने को मिल रहा है वो अनुप्रास अलंकार मिल रहा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा कि गरीबी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में आपसे क्या पूछा गया है, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख स्वप्नों से भयावह किसे माना है? तो भीतर के दुख स्वप्नों से बाहर के अंधकार को जो है भयावह माना है। इसके बाद में है 28 नंबर, नींद उचट जाती है इसकी रचना है, किसकी रचना है? तो नींद उचट जाती है किसकी रचना है? यहाँ पे चार कवि हैं और चारों में से आपको नाम सही देना है, तो यह आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 34 से 36 तक के, पर आपको सबसे पहले इस पैसेज को एक बार जरूर देखना है, उसके बाद ही आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर जो है 29 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वें में पूछा गया आपसे, घर में मक्खियों का भिन भिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो आंसर हो जाएगा दरिद्रता का। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर देखिए, 31 में आपसे पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो अंडे के छिलके में अम्मा की जो है परंपरावादी स्त्री के रूप में जो है छवि उतरती है या तस्वीर उतरती है। और 33 नंबर है, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर से गुमसुम सा रहता है? घर में गुमसुम सा रहता है, तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा दादा की। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर देखिए, 34 नंबर है, आवारा मसीहा में लेखक के शरद चंद्र की तुलना किससे की गई है? तो आवारा मसीहा के लेखक ने शरद चंद्र की तुलना जो है वो की है रॉबिन हुड से, यहाँ पर जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में पूछा गया शरद चंद्र लिखित उपन्यास का नाम आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकांत, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बना रही है? तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा? तो बिना अंडे का जो है हलवा बना रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे अंधेर नगरी नाटक की रचना किसकी है? तो अंधेर नगरी नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें पूछा गया आपसे अ, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो हंस पत्रिका का प्रारंभ जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया था। इसके बाद में 39 नंबर है, अभिधार्थ एक होते हुए भी धन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धत हैं? तो ये पंक्तियां जो ली गई हैं ये किस पाठ से ली गई हैं? तो यहाँ पर नए की जन्म कुंडली एक, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है आपका अंतिम प्रश्न 40वां, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर जो हैं इस सेट के देखें। सेट नंबर 3 था ये, और आने वाला सेट नंबर 4 और 5 इसी के बाद आपको मिल जाएगा। समय अनुसार मिलते रहेंगे, ज़रूर उनको देख लीजिए, एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। 40 में से 40 अंक हासिल करने का आपको पास में सुंदर मौका है, और 40 के 40 आप ले सकते हैं। तो जैसा मैंने समझाया था 9th क्लास को, उन बच्चों ने जैसा किया, उसी तरह से अगर आप करते हैं तो समझिए कि आपका जो है पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। आशा करता हूँ प्लेलिस्ट ज़रूर आपके सामने आ रही है, इसको देख लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।